औरंगजेब 1618 में पैदा हुए बादशाह शाहजहां के छठे बेटे थे। छोटी उम्र से ही उन्होंने तेज दिमाग और मजबूत इच्छा शक्ति दिखाई। अपने बड़े भाई दारा शिकोह के उलट, जो अपने उदार विचारों के लिए जाने जाते थे, औरंगजेब बहुत धार्मिक थे और इस्लाम के सख्त अनुयायी थे। उन्होंने पारंपरिक मुगल शिक्षा प्राप्त की, मार्शल आर्ट्स, रणनीति और धार्मिक अध्ययन में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। इन शुरुआती वर्षों ने उनके व्यक्तित्व और विश्व दृष्टि को आकार दिया, जिसने बाद में सम्राट के रूप में उनके शासनकाल को प्रभावित किया। सबसे बड़े न होने के बावजूद औरंगजेब मुगल सिंहासन के लिए महत्वाकांक्षा रखते थे। वह मुगल दरबार की राजनीति की जटिलताओं को समझते थे और रणनीतिक रूप से खुद को एक सक्षम नेता के रूप में स्थापित करते थे। दक्कन में उनके सैन्य अभियान, जहां उन्होंने गवर्नर के रूप में कार्य किया, ने उनके प्रशासनिक कौशल और सैन्य कौशल का प्रदर्शन किया। इन सफलताओं ने उनकी आकांक्षाओं को और बढ़ावा दिया और उनके भाई बहनों के साथ भविष्य के संघर्ष के बीज बोए। उनकी महत्वाकांक्षा केवल सत्ता की लालसा से प्रेरित नहीं थी। औरंगजेब इस्लाम के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित एक केंद्रीकृत और शक्तिशाली मुगल साम्राज्य में विश्वास करते थे। वह खुद को धर्म के रक्षक के रूप में देखते थे, जो साम्राज्य को उसके पूर्व गौरव को बहाल करने और भारतीय उपमहाद्वीप में अपना प्रभुत्व सुनिश्चित करने के लिए नियत थे। इस दृढ़ विश्वास ने उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के साथ मिलकर मुगल सिंहासन के लिए एक खूनी संघर्ष का मंच तैयार किया। जैसे जैसे शाहजहां का स्वास्थ्य बिगड़ता गया, औरंगजेब और उनके भाइयों के बीच प्रतिद्वंद्विता तेज होती गई। प्रत्येक दावेदार ने सम्राट के पक्ष में विजय प्राप्त की और सिंहासन पर अपना दावा सुरक्षित करने की मांग की। सत्ता के इस संघर्ष ने मुगल साम्राज्य को गहन संघर्ष और रक्तपात के दौर में धकेल दिया। अंततः औरंगजेब के सत्ता में उदय का मार्ग प्रशस्त किया। 1657 का साल मुगल इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। शाहजहां की बीमारी ने उनके बेटों के बीच उत्तराधिकार का एक भयंकर युद्ध छेड़ दिया। औरंगजेब अपने सैन्य अनुभव और रणनीतिक प्रतिभा के साथ एक दुर्जेय दावेदार के रूप में उभरे। उन्होंने कुशलता से अपने भाइयों की कमजोरियों का फायदा उठाया, गठबंधन बनाए और परिस्थितियों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। युद्ध में कई खूनी लड़ाइयां और विश्वासघात हुए। औरंगजेब ने अपने बड़े भाई दारा शिकोह को सामूगढ़ की लड़ाई में हराया, जिससे उनके मुख्य प्रतिद्वंद्वी को कुचल दिया गया। फिर उसने अपने ही पिता शाहजहां को आगरा किले में कैद कर दिया, उसे किसी भी राजनीतिक शक्ति से वंचित कर दिया। इस क्रूर कृत्य ने मुगल दरबार को झकझोर कर रख दिया और सिंहासन को सुरक्षित करने के लिए औरंगजेब के अटूट दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन किया। संघर्ष यहीं खत्म नहीं हुआ। औरंगजेब ने अपने दूसरे भाई मुराद बख्श का पीछा करना जारी रखा, उसे पकड़ लिया और राजद्रोह के आरोप में उसे मार डाला। अंत में उसने अपने सबसे छोटे भाई शाह शुजा की ओर अपना ध्यान केंद्रित किया, जिसने खुद को बंगाल में सम्राट घोषित कर दिया था। एक लंबे अभियान के बाद शाह शुजा हार गया और भागने के लिए मजबूर हो गया। अपने प्रतिद्वंद्वियों के खात्मे के साथ औरंगजेब 1658 में मुगल सिंहासन पर चढ़ा, आलमगीर की उपाधि धारण की, जिसका अर्थ है दुनिया का विजेता। उनकी जीत भारी कीमत पर मिली। उत्तराधिकार के युद्ध ने मुगल साम्राज्य को कमजोर कर दिया था, इसके संसाधनों को समाप्त कर दिया था और आंतरिक विभाजनों को उजागर कर दिया था। फिर भी औरंगजेब अब विशाल मुगल क्षेत्र का निर्विवाद शासक था, जो साम्राज्य के लिए अपने स्वयं के दृष्टिकोण को शुरू करने के लिए तैयार था। आम धारणा के विपरीत औरंगजेब का शासन आक्रामक विस्तार से अधिक समेकन और रक्षा द्वारा चिह्नित किया गया था। हालांकि उसने विद्रोही प्रांतों को वश में करने और साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार करने के लिए अभियान चलाए, उसका प्राथमिक ध्यान मौजूदा क्षेत्रों पर मुगल नियंत्रण को मजबूत करने पर था। दक्कन में औरंगजेब को मराठा योद्धा राजा शिवाजी महाराज के कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। मराठा, जो अपनी छापामार युद्ध रणनीति के लिए जाने जाते थे, मुगल सत्ता के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती पेश करते थे। हालांकि औरंगजेब शिवाजी के बेटे संभाजी को पकड़ने और उसे मार डालने में कामयाब रहा, लेकिन वह अंततः मराठा भावना को कुचलने में विफल रहा। दक्कन अभियान मुगल संसाधनों पर एक महंगा बोझ साबित हुआ और औरंगजेब के पक्ष में एक लगातार कांटे के रूप में बदल गया। इन चुनौतियों के बावजूद औरंगजेब के शासनकाल में मुगल साम्राज्य अपनी सबसे बड़ी भौगोलिक सीमा तक पहुंच गया। उसने असम में अहोम साम्राज्य को अपने अधीन कर लिया, भारतीय उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में मुगल प्रभाव का विस्तार किया। उसने दक्कन में बीजापुर और गोलकुंडा सल्तनत पर मुगल नियंत्रण को भी मजबूत किया।
इन शक्तिशाली क्षेत्रीय संस्थाओं को प्रत्यक्ष मुगल शासन के अधीन लाया। हालांकि औरंगजेब की सैन्य सफलताओं को साम्राज्य के भीतर बढ़ती अशांति ने कम कर दिया था। उसकी सख्त प्रशासनिक नीतियों ने उसकी धार्मिक रूढ़िवादिता के साथ समाज के कई वर्गों को अलग थलग कर दिया। असंतोष के बीज बोए गए थे और साम्राज्य की स्थिरता शक्ति की बाहरी उपस्थिति के बावजूद कम होने लगी थी। औरंगजेब के शासनकाल को अक्सर धार्मिक असहिष्णुता के युग के रूप में चित्रित किया जाता है। मुख्यतः गैर मुस्लिमों पर एक कर, जजिया को फिर से लागू करने और कुछ हिंदू मंदिरों को नष्ट करने के कारण। हालांकि उसकी नीतियों की एक सूक्ष्म समझ एक और जटिल तस्वीर दिखाती है। औरंगजेब इस्लामी कानून को बनाए रखने में विश्वास करते थे और शरिया की अपनी व्याख्या के अनुसार शासन करना चाहते थे। इसने उन्हें ऐसी नीतियां लागू करने के लिए प्रेरित किया जो उनके धार्मिक विश्वासों के अनुरूप होने के साथ साथ राजनीतिक प्रभाव भी डालती थी। उदाहरण के लिए, जजिया को फिर से लागू करना कुछ लोगों द्वारा साम्राज्य के वित्त को मजबूत करने और उसके सैन्य अभियानों के लिए धन जुटाने के साधन के रूप में देखा गया था। मंदिरों का विनाश, जिसे अक्सर उसकी असहिष्णुता के प्रमाण के रूप में उद्धृत किया जाता है, चयंत्रित और अक्सर राजनीति से प्रेरित था। औरंगजेब ने उन मंदिरों को निशाना बनाया जो सक्रिय रूप से मुगल विरोधी गतिविधियों में भाग लेते थे या शक्तिशाली स्थानीय शासकों से जुड़े थे जिन्होंने उसके अधिकार को चुनौती दी थी। हालांकि उसने मंदिरों के विनाश का व्यापक अभियान शुरू नहीं किया और कई हिंदू मंदिर उसके शासन में फलते फूलते रहे। औरंगजेब की धार्मिक नीतियां केवल कट्टरता से प्रेरित नहीं थीं। उन्होंने हिंदुओं सहित विभिन्न धर्मों के विद्वानों को संरक्षण दिया और अपने प्रशासन में हिंदू अधिकारियों की एक बड़ी टुकड़ी को बनाए रखा। उनकी व्यक्तिगत धार्मिकता और इस्लामी सिद्धांतों के सख्त पालन ने निस्संदेह उनके निर्णयों को प्रभावित किया, लेकिन उनके शासनकाल की व्याख्या केवल धार्मिक असहिष्णुता के लेंस के माध्यम से करने से अति सरलीकरण का खतरा होता है। औरंगजेब एक धर्मनिष्ठ मुसलमान था जो एक साधारण और संयमी जीवन जीता था। उसने विलासिता को त्याग दिया, साधारण कपड़े पसंद किए और अपने दिन प्रार्थना और धार्मिक अध्ययन में बिताए। वह अपनी धार्मिकता के लिए जाने जाते थे, नियमित रूप से धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेते थे और इस्लामी कानून का सावधानीपूर्वक पालन करते थे। उनका व्यक्तिगत विश्वास उनके सार्वजनिक कार्यों में व्याप्त था। उसने मुगल दरबार में संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगा दिया, उन्हें तुच्छ और गैर इस्लामी माना। उन्होंने शराब के सेवन और जुए को भी हतोत्साहित किया, नैतिक संहिताओं को लागू किया जो उनके धार्मिक विश्वासों को दर्शाती थी। औरंगजेब की धार्मिकता उनकी प्रशासनिक प्रथाओं तक विस्तारित थी। उन्होंने न्याय और निष्पक्षता पर जोर दिया, इस्लामी सिद्धांतों द्वारा शासित समाज बनाने का प्रयास किया। उसने शरिया अदालतें स्थापित की और प्रमुख प्रशासनिक पदों पर विद्वान इस्लामी विद्वानों को नियुक्त किया। हालांकि उनकी व्यक्तिगत धार्मिकता ने उन्हें कुछ तिमाहियों से सम्मान दिलाया, लेकिन इसने दूसरों को भी अलग थलग कर दिया। उनकी संयमी जीवन शैली उनके पूर्ववर्तियों की भव्यता के बिल्कुल विपरीत थी, जिससे मुगल दरबार के भीतर बेचैनी की भावना पैदा हुई। इस्लामी नैतिकता का उनका सख्त प्रवर्तन, हालांकि अच्छी तरह से इरादा था, कुछ लोगों द्वारा उनके जीवन के तरीके पर एक थोप के रूप में देखा गया था, जिससे साम्राज्य के भीतर असंतोष और बढ़ गया था। सत्ता की कीमत, विद्रोह और प्रतिरोध। औरंगजेब का शासनकाल अपनी सैन्य सफलताओं और प्रशासनिक सुधारों के बावजूद महत्वपूर्ण चुनौतियों से चिह्नित था। उसकी नीतियों, विशेष रूप से उसके धार्मिक रुख और केंद्रीकृत शासन ने पूरे साम्राज्य में विद्रोह को जन्म दिया। जाट, उत्तर भारत में एक किसान समुदाय मुगल कराधान नीतियों के खिलाफ विद्रोह कर उठा। सतनामी, एक उग्रवादी संप्रदाय जिसने जाति व्यवस्था को चुनौती दी, पंजाब क्षेत्र में मुगल सत्ता के लिए एक गंभीर खतरा पैदा किया। और दक्कन में शिवाजी के उत्तराधिकारियों के नेतृत्व में मराठा स्वतंत्रता के लिए लड़ते रहे। ये विद्रोह, जबकि क्रूर बल से दबा दिए गए, मुगल शक्ति की नाजुकता को उजागर किया। उन्होंने समाज के विभिन्न वर्गों के बीच बढ़ते असंतोष और औरंगजेब के केंद्रीकृत शासन की सीमाओं पर प्रकाश डाला। निरंतर युद्ध ने साम्राज्य के संसाधनों को समाप्त कर दिया और महत्वपूर्ण प्रशासनिक सुधारों से ध्यान हटा दिया, जिससे मुगल राज्य और कमजोर हो गया। एक शासक की विरासत, मुगल साम्राज्य पर औरंगजेब का प्रभाव। औरंगजेब का शासनकाल इतिहासकारों के बीच बहुत बहस का विषय है।
कुछ उसे एक क्रूर अत्याचारी के रूप में देखते हैं जिसने मुगल साम्राज्य को बर्बादी की ओर धकेल दिया, जबकि अन्य उसे एक सक्षम प्रशासक के रूप में देखते हैं जिसने साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार किया और एक सख्त नैतिक संहिता लागू की। निस्संदेह औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य पर एक अमिट छाप छोड़ी। उनके लंबे शासनकाल में क्षेत्रीय विस्तार और आंतरिक उथल-पुथल दोनों देखे गए। उसकी धार्मिक नीतियां, जबकि उसके व्यक्तिगत विश्वासों के अनुरूप थीं, आबादी के वर्गों को अलग थलग कर दिया और विद्रोहों के उदय में योगदान दिया। सत्ता की औरंगजेब की अथक खोज और अपनी धार्मिकता में अटूट विश्वास अंततः उसके पतन साबित हुआ। उनके निरंतर अभियानों और विद्रोहों के दमन ने मुगल खजाने को खाली कर दिया और साम्राज्य की नींव को कमजोर कर दिया। 1707 में उनकी मृत्यु के समय तक मुगल साम्राज्य, हालांकि भौगोलिक रूप से विशाल था, आंतरिक संघर्षों और आर्थिक गिरावट से घिरा हुआ था। औरंगजेब की बहस अत्याचारी या पतन का शिल्पकार। इतिहासकार औरंगजेब की विरासत पर बहस जारी रखते हैं, उनके शासनकाल की जटिलताओं और उनके शासन के आसपास के विरोधाभासी आख्यानों से जूझ रहे हैं। क्या वह धार्मिक कट्टरता से प्रेरित एक क्रूर अत्याचारी था, या एक व्यावहारिक शासक एक विशाल और विविध साम्राज्य को एक साथ रखने की कोशिश कर रहा था? जो लोग उसे अत्याचारी के रूप में देखते हैं, वे उसकी धार्मिक नीतियों, विशेष रूप से जजिया को फिर से लागू करने और मंदिरों के विनाश को उसकी असहिष्णुता के प्रमाण के रूप में इंगित करते हैं। उनका तर्क है कि इस्लामी कानून के उनके सख्त प्रवर्तन ने गैर मुस्लिमों को अलग थलग कर दिया और असंतोष के बीज बोए, जो अंततः साम्राज्य के पतन का कारण बने। हालांकि दूसरों का तर्क है कि औरंगजेब के कार्य धार्मिक कट्टरता से अधिक राजनीतिक समीचीनता से प्रेरित थे। वे हिंदू अधिकारियों पर उसकी निर्भरता, विभिन्न धर्मों के विद्वानों के संरक्षण और मंदिरों के चयनात्मक लक्ष्यीकरण की ओर इशारा करते हैं, जिन्होंने उसके अधिकार को एक अधिक सूक्ष्म दृष्टिकोण के प्रमाण के रूप में चुनौती दी थी। औरंगजेब की विरासत को लेकर बहस निश्चित रूप से सुलझने की संभावना नहीं है। उनका शासनकाल सफलताओं और असफलताओं का एक जटिल मिश्रण था, जो उनके व्यक्तित्व, उनके समय की राजनीतिक वास्तविकताओं और एक विशाल और विविध साम्राज्य पर शासन करने की चुनौतियों से आकार लिया था। निष्कर्ष: औरंगजेब को उसके ऐतिहासिक संदर्भ में समझना। औरंगजेब को समझने के लिए किसी को अत्याचारी या संत के सरलीकृत लेबल से आगे बढ़ना चाहिए। उनका शासनकाल उनके समय का एक उत्पाद था, जो मुगल राजनीति की जटिलताओं, एक विशाल साम्राज्य को बनाए रखने की चुनौतियों और उनके अपने व्यक्तिगत विश्वासों और महत्वाकांक्षाओं से आकार लिया था। जबकि उनकी धार्मिक नीतियां और संयमी जीवन शैली उनके पूर्ववर्तियों के बिल्कुल विपरीत थी, वे केवल कट्टरता से प्रेरित नहीं थीं। औरंगजेब गहरी आस्था वाला व्यक्ति था, जिसने इस्लामी सिद्धांतों की अपनी समझ के अनुसार शासन करने की कोशिश की। हालांकि उसकी नीतियों ने उसके केंद्रीकृत शासन और सत्ता की अथक खोज के साथ आबादी के वर्गों को अलग थलग कर दिया और साम्राज्य के अंतिम पतन में योगदान दिया। अंततः औरंगजेब की विरासत बहस और व्याख्या का विषय बनी हुई है। वह एक जटिल और विरोधाभासी व्यक्ति था, एक शासक जिसने धार्मिकता और क्रूरता, प्रशासनिक कौशल और राजनीतिक गलत अनुमान दोनों को मिलाया। उनके शासनकाल को समझने के लिए इस जटिलता को स्वीकार करने और इसे मुगल इतिहास के व्यापक संदर्भ और एक विशाल और विविध साम्राज्य पर शासन करने की चुनौतियों के भीतर रखने की आवश्यकता है।